नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट के अपडेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जो आने वाली अक्टूबर की रैली में आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा कर देंगे, काफ़ी प्रॉफिटफुल कर देंगे और काफ़ी ग्रीन कलर में आपको दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आज हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में। तो मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पे एफएमसीजी सेक्टर का हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप इसका प्राइस देख सकते हैं 2720। तो आ गए हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी देख सकते हैं आपको 71 का है, जो कि अभी फ़िलहाल आपको ज़्यादा लग सकता है पर ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे हम आगे फंडामेंटल्स में बढ़ेंगे। डेफ्री कंपनी है, हाईएस्ट होल्डिंग प्रोमोटर्स की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पीयर कंपैरिजन का चार्ट है। पीयर कंपैरिजन का मतलब हम कह सकते हैं जो इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं, ये उनका एनालिसिस है। ये अपनी कॉम्पिटिटिव लेवल की जितनी भी कंपनी हैं उन सब में टॉप पे रैंक करती है, देख सकते हैं आप। सेकंड नंबर पे डाबर है, जिसका पी देख सकते हैं आप 72 है, यानी कि इससे ज़्यादा है। और फिर पीएनजी हाई में ध्यान आप देख सकते हैं, तो पीएनजी हाइजीन और जिलेट इंडिया, इसका पी इससे भी ज़्यादा है, 74 और 76 का पी है। अब हम नीचे आते हैं, सेल्स ग्रोथ में आते हैं। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुई थी, 6% तक आई थी लास्ट की 3 ईयर्स में। पर अभी फ़िलहाल थोड़ा गिर गई है ड्यू टू कोविड। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेल्स गिरती है तो प्रॉफिट भी गिरता है, तो उसका प्रॉफिट 14 तक गया था। पर अभी थोड़ा लास्ट ईयर हो गया कुछ कोविड की वजह से कम हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं। पर मैं इसकी एक खास बात दिखाना चाहूँगा, ये रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे कि आप सब जानते होंगे रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब पर शेयर पे कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा है, 86% पे इस टाइम है फिलहाल। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम बात कर लेते हैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सबसे हाईएस्ट होल्डिंग प्रोमोटर्स जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। पब्लिक के पास 14% है, एफ के पास 12% है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास है 6%। और यहाँ देख सकते हैं प्लेज एक भी कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका फ़िलहाल का भी जो क्वार्टरली रिजल्ट है मैं उन पे फोकस करना चाहूँगा, मार्च और जून के पे इसको दिखाना चाहूँगा। आप नेट सेल्स देख सकते हैं 9011 से 10,566 56 हुई है, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ गई है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ये वाला सेक्शन दिखाना चाहूँगा आपको। मार्च 2020 में 15 था और 1881। जैसे आप देख सकते हैं जो ये वाला टाइम फ्रेम है मार्च और जून का, ये कोविड ही वाला है, लेकिन फिर भी देखिए आप एफएमसीजी सेक्टर से तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। कोविड के टाइम पे भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रही है। आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो नेट सेल्स देख सकते हैं हम इसकी 38,000 थी मार्च 2019 में और 38,785 हो गई है मार्च 2020 में। सेल्स ज़्यादा अच्छी तरीके से इंक्रीज़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी 500 करोड़ इंक्रीज़ हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जो भी यहाँ देख रहे हैं वो सारी फिगर करोड्स में है, देख सकते हैं आप, सारी फिगर यहाँ पे करोड्स में है। बैलेंस शीट में आते हैं। टोटल रिजर्व देख लिया आप इसके 7,815, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स हैं। मार्च 2019 में इससे कम थे, 7,443 थे। और एक सबसे अच्छी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया डेफ्री कंपनी है, आप देख सकते हैं बोरिंग्स लॉन्ग टर्म कोई भी बोरिंग नहीं है, ज़ीरो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी 4th नंबर की कंपनी के ऊपर। मेरी लिस्ट में 4th नंबर पे जो स्टॉक है वो एचडीएफसी बैंक। ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है और जो आप सब जानते होंगे कितना अच्छा बैंक है, मतलब कितना अच्छा शेयर है ये। इसका करंट प्राइस है 1042 और मैं आपको इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। जैसे आप इससे मैंने यहाँ पे इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न खोल रखा है और देख सकते हैं आप इसका 1278 तक जा रखा है ये। और अभी फ़िलहाल लगभग ये आपको रफली अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँ तो ये लगभग 200 रुपीज़ नीचे ही दिख रहा है। अब हम आते हैं इसके शेयर पैटर्न के ऊपर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हाईएस्ट होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, प्रोमोटर्स के पास 26, डीआईआई के पास 21 और पब्लिक के पास 15% है। प्लेस देख सकते हैं एक भी शेयर प्लेस नहीं है इनका, काफ़ी सही है। और अभी जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो हम थोड़ा उन रिजल्ट के ऊपर फोकस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अर्न, एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी के लिए उसका जो कुछ होता है वो इंटरेस्ट अर्न ही होता है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सही बढ़ा है। ये सारे टर्म्स करोड़ों में है, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। बाकी एनपीए देख सकते हैं आप, इसका एनपीए यहाँ पे ये हम देख, सॉरी ये वाला नहीं ऊपर वाला, चलो हम देखते हैं ये कितना हुआ है। ये देख सकते हैं 0.36 से 0.33 हुआ है, काफ़ी सही है ये भी। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं तो ये उसमें भी काफ़ी सही है, देख सकते हैं 21,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ मार्च के 2019 में थी
और अब फ़िलहाल मार्च के 2020 में 26 करोड़ हो गई है, यानी कि काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम आते हैं कुछ एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। और ये टोटल रिजर्व्स, मैं आपको इसके कंपनी के रिजर्व दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसके कितने अच्छी रिजर्व्स हैं इसके, 1,70,437 करोड़। अब हम आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा रिजर्व्स के ऊपर। मैं यहाँ पे रिजर्व्स को इसलिए हाईलाइट करता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक कंपनी के रिजर्व्स उसके लिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसका टोटल रिजर्व इस टाइम मार्च 2020 के हिसाब से है 1,70,437 करोड़, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये सारे टर्म्स करोड़ में है। तो और देख सकते हैं आप काफ़ी सही कंपनी है HDFC के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी आगे की लिस्ट में फ्री शेयर के ऊपर, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी एक बैंकिंग सेक्टर का ही है और ये भी काफ़ी सही है, काफ़ी सही बैंक है। मैंने आपको HDFC बैंक के जब हम फंडामेंटल चेक कर रहे थे तो मैंने आपको उसके पीए कंपैरिजन में दिखाया था HDFC कोटक बैंक के बारे में, जो कि काफ़ी सही था। अभी हम इसके करंट प्राइस को देख लेते हैं 1252, और इसका 1 मंथ का चार्ट आपको डाउन जाते हुए दिख रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट गिरा है तो इस वजह से इसका शेयर भी गिर गया है और कुछ टाइम तक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर भी था। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी अक्टूबर में आने वाली रैली सब कुछ ठीक कर देगी। तो चलिए अभी हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, इसका हम करंट देख लेते हैं 1420। ये देख सकते हैं इसका 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में इसका हाईएस्ट प्राइस ये था, जो कि काफ़ी सही है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसको मेज़र करते हैं तो ये लगभग 152 रुपीज़ लगभग बैठता है। चलिए अब चलते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर। तो आ गए हम कोटक महिंद्रा बैंक के फंडामेंटल्स के ऊपर, देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। इसका P42 का है और ये कासा रेशियो, जो कि काफ़ी सही, मतलब जितनी भी अच्छी बैंक्स होती हैं, मतलब बैंक्स में सबसे ज़्यादा मेजरली यही देखा जाता है कासा रेशियो। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो में तो मैं बता दूंगा, पर मैं अगर आपको भी फंडामेंटल्स के तरीके से देखना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी बैंक का ये 45% से ऊपर है वो एक अच्छी बैंक मानी जाती है। अपनी HDFC बैंक का भी 45 से 50 के करीब है और कोटक बैंक का 56% है। तो चलिए अगर आपको कासा के ऊपर वीडियो चाहिए होगी मैं बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर का पेयर कंपैरिजन दिखाया था, तो फर्स्ट नंबर पे हमने HDFC की बात की थी और सेकंड पे कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी अच्छी बैंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि पर शेयर इसका रिटर्न कितना अच्छा है, मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे और काफ़ी सही भी है। और इस जैसे कि आपको रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में मैंने बताया था कि एक मतलब एसेट्स के ऊपर ये कितना रिटर्न दे देती है, तो आप देख सकते हैं ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहा है। ये भी अपने लिए काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जब हम HDFC बैंक के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको NPA के बारे में बताया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि इसका कम होता जा रहा है और ये एक अच्छी बात है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। FI फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 39% है और 29% प्रोमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 18% है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 12% है और प्लेज एक भी शेयर नहीं है। बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। इंटरेस्ट अर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट अर्न। तो आप देख सकते हैं मार्च का रिजल्ट था उससे काफ़ी सही आया है, जबकि मार्च और जून वाला ड्यूरेशन कोविड का ही था। और अभी हम आगे आते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट इसका कुछ टर्म्स में गिर गया है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी सही कंपनी है। अब हम आ जाते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर और हम इसके देख लेते हैं रिजर्व्स। आप इसके रिजर्व देख सकते हैं 2,62,820 करोड़ रिजर्व से जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा टोटल रिजर्व्स के बारे में। और ये देख सकते हैं आप मार्च 2019 में ये 2,25,880 करोड़ थे, जो कि अभी बढ़कर 2,62,820 करोड़ हो गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। जैसे कि अभी हमने अगर हम HDFC बैंक को देखते हैं तो उसके कंपेयर में कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो भी अच्छा है और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि दोनों बैंक ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी लिस्ट के सेकंड नंबर के शेयर पर। मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे है बजाज ऑटो, जो कि एक ऑटो सेक्टर का शेयर है। आप इसका करंट प्राइस देख सकते हैं 2,961 है। और अभी मैं आपको इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, जो कि इसका हाईएस्ट रहा है 3,150, लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग से 200 रुपये हम कह सकते हैं इसको।
तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ इसकी फंडामेंटल्स की। आ गए हम बजाज ऑटो के डाटा पे। चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। आप इसका पी देख सकते हैं 19, जो कि काफ़ी सही पी है, और प्रोमोटर होल्डिंग 53% है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके पेयर कंपैरिजन में। ये अपने सेक्टर की सबसे नंबर 1 कंपनी है बजाज ऑटो। सेकंड नंबर पे हीरो मोटोकॉर्प है। हीरो मोटोकॉर्प भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका पी। जैसे कि मैंने आपको इसका पी दिखाया 19 का है। इसका अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे इसकी अर्निंग कितनी होती है आप देखते हैं 155 रुपीज़ की होती है। काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी 24 है। एक शेयर पे इतना रिटर्न दे देती है कंपनी। चलिए आगे आ जाते हैं हम। इसकी सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी बढ़ी है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में थोड़ी कम हो गई है इसकी सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट एंड ग्रोथ पे देखते हैं 12%, 10% और 9%। जब सेल्स कम होती है तो प्रॉफिट भी कम होता है। जैसे हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में इसकी जो सेल्स है वो नेगेटिव में हो गई थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है। देख लेते हैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। हाईएस्ट। अब देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो चलिए इसका टोटल रिजर्व देखते हैं। टोटल रिजर्व के मार्च 2019 में 21,490 करोड़ था, जो कि मार्च 2020 में 19,636 हुआ, जो कि काफ़ी कम हो गया है। पर कोई नहीं, अभी हम इसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखते हैं। ये बोरिंग्स जो कि इसकी देखते हैं लॉन्ग टर्म कितनी इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हुई हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ी सी स्लाइटली सी इसकी हाई हो गई हैं, लगभग कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं है, पर फिर भी काफ़ी सही है। और पहली बात, बोरिंग जितनी कम हो वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी लिस्ट के नंबर फर्स्ट के स्टॉक पे, जिसे मैंने अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पे स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। ये फाइनेंस सेक्टर का एक स्टॉक है, जो कि काफ़ी दिग्गज स्टॉक माना जाता है, और ये है भी। आप इसका करंट प्राइस देख सकते हैं 3132 चल रहा है। और मैं आपको इसका 1 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसका 1 मंथ का चार्ट पैटर्न, इसका ये है 3632, जो कि मैं अभी तक मैंने आपको जितने स्टॉक दिखाए हैं वो सभी के सभी नीचे आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन शेयर्स में कुछ खराबी है, उन कंपनी में कुछ खराबी है। दरअसल मार्केट नीचे आया है तो इसलिए सब शेयर्स भी आ गए हैं। तो मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ अभी आप इसको खरीद लीजिए, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप उनको सेल करके अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, और उसके कुछ डाटा को हम देख लेते हैं। चलिए आप इसका पी दे सकते हैं 40 का है, जो कि काफ़ी न्यूट्रल है। प्रोमोटर्स के पास 56% का स्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पेयर कंपैरिजन को। यानी ये अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे ऊपर रैंक करता है, नंबर 1 पे रैंक करता है ये बजाज फाइनेंस। बाकी फिर यहाँ पे मुथूट फाइनेंस को भी मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मुथूट फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर आप इनकम ग्रोथ को देखते हो, इसकी इनकम ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। 5 ईयर्स में 34%, 3 ईयर्स में 33%, जो कि थोड़ी सी स्लाइटली कम हो गई थी, लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ गई है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4% के हिसाब से बढ़ गई है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ को। प्रॉफिट ग्रोथ इसका हालांकि कम हो रहा है, पर कोई नहीं, क्योंकि बिज़नेस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अभी कुछ टाइम से फाइनेंस सेक्टर भी नीचे थे, लेकिन फिर भी अब वो रिटर्न ले रहे हैं। मार्केट ऊपर आ रहा है तो वो भी थोड़े ऊपर आ ही रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 5 ईयर में 20%, 3 ईयर में 20% और 1 ईयर में 19%। स्लाइटली थोड़ा सा कम होता जा रहा है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपको जितने भी स्टॉक दिखा रहा हूँ ये सब 2-4 महीने वाले भी हैं, इनमें से कुछ ये आपको मतलब 2-4 महीने में ही आपको ये दिखा देंगे कि ये कितना ऊपर जा सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी सही है। लॉन्ग टर्म मतलब बोलूँ तो 1 या 2 ईयर्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आप देख सकते हैं हाईएस्ट होल्डिंग प्रोमोटर्स, फिर उसके बाद FIS के पास 21%, पब्लिक के पास 11% और DII के पास 10%। प्लेज, एक भी शेयर प्लेज नहीं है, एक भी परसेंट प्लेज नहीं है। बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। आप इसका रिवेन्यू देख सकते हैं। जो फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर होते हैं उनमें सेल्स वगैरह नहीं होती, उनमें उनकी रिटर्न्स या इनकम्स होती हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं जो अर्न हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 और जून 2020 में थोड़ा सा नीचे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कोविड का पीरियड था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने अक्टूबर की रैली के लिए हमने कौन से 5 स्टॉक को आज चूज़ किया था। हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर को चूज़ किया था, हमने कोटक महिंद्रा बैंक को चूज़ किया, हमने HDFC बैंक को चूज़ किया, ऑटो सेक्टर से हमने बजाज ऑटो को चूज़ किया था,
और फाइनेंस सेक्टर से हमने बजाज फाइनेंस को। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आने वाली एक और न्यू वीडियो के लिए।